हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग जैसे कि प्रीवियस अगर वीडियोस देखकर आए हो तो यू नो कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड एक कंबाइंड मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं वही मैं आपके साथ चैनल पे शेयर करती हूँ ताकि आपको इन डिटेल चीजों का आइडिया हो जाए, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाओ। तो आज हम बात करेंगे विलियम डनबर के बारे में। ठीक है, चौसर से रिलेटेड राइटर्स में डिस्कस कर रही थी, चौसेरियन पीरियड से रिलेटेड। तो चौसर के बारे में हम बात कर चुके थे और लास्ट वीडियो में आई गेस हमने बात की थी सर डेविड लिट्से, रॉबर्ट हेनरिसन, जॉन गोवर वगैरह के बारे में। सो आज हम बात करेंगे विलियम डनबर के बारे में। ठीक है, सो डनबर वॉज अ स्कॉटिश पोएट हु वॉज एम्प्लॉयड एट दी स्कॉटिश कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि जो डनबर थे वो कौन थे, स्कॉटिश पोएट थे and he was employed at Scottish court. ये दोनों ही important points हैं. Then while on a diplomatic mission he was shipwrecked and given a pension by James IV in 1500. एक मिशन के दौरान, एक डिप्लोमेटिक मिशन के दौरान शिपरेक्ड हुए थे वो और उनको पेंशन दी गई थी जेम्स 4 के थ्रू। कब, कौन से ईयर में? 1500 में। तो ये जो ईयर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर जो नेट का पेपर है उसमें डेट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, डेट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, प्लस आपका DSSB का जो PGT का एग्जाम है इंग्लिश से रिलेटेड उसके अंदर भी डेट्स वगैरह सब आ जाती है। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ नेम्स, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें याद रखना जरूरी है। Then his poems are notable for their wide range of subjects and tone. उनकी जो poems थी वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मानी जाती थी? उनकी wide range of subjects, like different subjects के ऊपर वो लिखते थे और उनकी जो tone थी वो भी काफी different थी। ठीक है, तो he was famous for that. His Thistle and the Rose is a political allegory about the marriage of James IV to Margaret Tudor, which was believed to have been written in 1503. ठीक है, जो उनका वर्क था थिसल एंड दी रोज वो एक पॉलिटिकल एलेगरी है। पहले तो हमें ये नोट करना है कि वो जो वर्क है वो एक पॉलिटिकल एलेगरी है। किस चीज के बारे में? अबाउट द मैरिज ऑफ जेम्स 4 टू मार्गारेट ट्यूटर। मार्गारेट ट्यूटर के साथ जेम्स 4 की जो शादी हुई थी उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है उस वर्क के अंदर दिया गया है। विच वॉज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1503। एक्यूरेसी नहीं है बट इट इज बिलीव्ड कि वो 1503 में वो वर्क जो है वो लिखा गया था। The Dance of the Seven Deadly Sins was written in 1507. Seven Deadly Sin वाला जो वर्क है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला जरूर से इसके बारे में इन डिटेल पढ़ के जाना। ठीक है, The Dance of the Seven Deadly Sin was written in 1507. 1507 में लिखा गया ये वर्क, wherein the narrator watches a devil calling a dance of outcast. अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक डेविल से रिलेटेड एक सिनारियो है, उसके बारे में ये वर्क लिखा गया है। Around that time only he wrote the Golden Taj and the Lament for Macaris. ये दो वर्क उन्होंने और लिखे थे। The former is a dream vision, जो पहला वाला है वो एक ड्रीम विजन है लव एडवेंचर का। The later is an elegy on the transitory nature of life and the passing of great English and Scottish poets लाइक चॉसर, हेनरिसन एंड गोवर। जो सेकंड वाली है वो एलिजी है। एलिजी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत ही मोनफुल टाइप का वर्क होता है एलिजी, जिसके अंदर हम दुख प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे पोइट इस पर्टिकुलर एलिजी में एक तो इंग्लिश और स्कॉटिश पोइट्स का जो टाइम जाता जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है ये तो हम लोग भी जानते हैं ना, जिंदगी एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। तो उसी ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ के बारे में इस वर्क में बात की गई है, जो एलिजी वाला वर्क है। ठीक है, his the treatise of Twa Marlit Women and the Widow is an experience in which a male narrator overhears the three women revealing their stories and their ambition. अब इनका एक वर्क है ये वाला, The Treatise of Twa Marlit Women and the Widow। इसमें क्या है कि एक एक्सपीरियंस शेयर किया गया है मेल नरेटर का, जो सुन लेता है तीन विमेन की बात जब वो स्टोरीज अपने एम्बिशंस के बारे में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं तब। His Flying of Dunbar, एक और वर्क है Flying of Dunbar, and Kennet is an exercise in poetic abuse. Dunbar is called as the Burns of the 15th century. डनबर को 15th सेंचुरी के बर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कि कौन है जिसको 15th सेंचुरी का बर्न्स बोला जाता है, तो वहां पे आपका आंसर आएगा विलियम डनबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसीलिए ताकि आप लोग जॉट डाउन कर सको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स और कुछ उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत वाइड है। अगर आप
इन डिटेल पढ़ने जाओगे ना बहुत वाइड है, लेकिन उसी में से कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पर हमें मेजर फोकस रखना है। बाकी हमारे पास अगर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो जरूर से एक बारी एटलीस्ट समरी रीड कर लेना, ताकि आसपास का आइडिया हो जाए, बिकॉज कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है, बट हमें भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो में एटलीस्ट 2 राइटर्स को इन डिटेल शेयर कर सकूँ। सो विलियम डनबर के बारे में हमने बात कर ली है, अभी हम मूव करते हैं जॉन स्केल्टन के बारे में। ठीक है, जॉन स्केल्टन इज फेमस फॉर हिज सटायरिकल इंग्लिश पोइट्री wherein he makes frequent targets on the corruption or corrupting influence of Cardinal Wolsey। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जो स्केल्टन है वो किस चीज के लिए फेमस है, अपनी सटायरिकल इंग्लिश पोइट्री के लिए वो फेमस हैं। और वो फ्रीक्वेंट टारगेट उनका कौन है, एक तो करप्शन से रिलेटेड थीम्स, और दूसरा करप्टिंग इन्फ्लुएंस था जो कार्डिनल वॉल्से का, उसके ऊपर उनके जो वर्क्स हैं, जो मेजर वर्क्स हैं, वो ज्यादातर आधारित हैं या डिपेंडेंट है। ठीक है, उसी से रिलेटेड उन्होंने लिखा है, इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है सब। He has developed these Skeltonic words from containing 2 or 3 accented syllables which often alliterate. Sometimes his lines run up to 14 lines and linked in couplets। कई बार उनके जो वर्क की लाइन्स हैं वो 14 लाइन्स तक भी पहुंच जाती हैं और उनको लिंक किया जाता है कपलेट्स में। His work is highly self conscious। उनके ज्यादातर वर्क्स जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड हैं। ठीक है, प्लेफुल होते हैं और समटाइम्स पैरोडिक होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्केल्टन है वो किस तरीके के वर्क्स लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस होंगे आपके पास ऑब्वियसली, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये थोड़ा सा जो मतलब लाइक बेस है ना, ये पता होना बहुत जरूरी है। स्केल्टन वॉज अवॉर्डेड द पोएट लॉरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर से जॉट डाउन करो कि जो स्केल्टन है उनको अवार्ड मिला था पोएट लॉरेट का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड ने उनको दिया था। ही वॉज अ ट्यूटर टू प्रिंस हेनरी के वो ट्यूटर थे, हु बिकेम सब्सिक्वेंटली किंग हेनरी, जो बाद में किंग हेनरी 8 बना। हिज वर्क्स आर, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है द बोझ ऑफ कोर्ट। इट वॉज रिटन इन 1498 में ये वर्क लिखा गया, एंड इट इज एन इनडायरेक्ट अटैक ऑन कोर्ट करप्शन। पीछे हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि वो करप्शन रिलेटेड थीम्स पर बहुत ज्यादा वर्क लिखते थे, तो ये वाला जो वर्क था वो भी उनका कोर्ट करप्शन के ऊपर था, थ्रू अ रिवर्किंग ऑफ द शिप ऑफ फूल्स कन्वेंशन। एक कन्वेंशन के थ्रू उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है। सेकेंड उनका वर्क है फिलिप स्पैरो। इट वॉज रिटन इन 1505 में ये वर्क लिखा गया इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज एन अटेम्प्ट ऑफ अ यंग कॉन्वेंट गर्ल कंपोजिंग अ मेमोरियल फॉर हर डेड स्पैरो। एक जो यंग कॉन्वेंट गर्ल है वो कंपोज कर रही है एक मेमोरियल अपनी डेड स्पैरो के लिए, उसको एज अ थीम मानकर इन्होंने लिखा है। द सेकेंड पार्ट इज अ लेंदी प्रेज, और जो सेकेंड पार्ट है वो एक अच्छा खासा लेंदी प्रेज है। ठीक है, थर्ड वर्क द ट्यूनिंग ऑफ एलिनियर रमिंग। इट वॉज कंपोज्ड इन 1517। It is an exercise of female grotesque which describe the female patrons of Elinor's oil house। ठीक है, फीमेल पैट्रन्स के ऊपर ये लिखा गया है। नेक्स्ट वन है स्पीक पैरट, कॉलिन क्लाउड, वाई कम ये नॉट टू कोट, वर रिटन इन 1521 to 22। 1521 से लेकर 22 के बीच में तीनों वर्क्स लिखे गए। दे आर एन अटैक ऑन द अब्यूज ऑफ एस्थेटिस्टिकल करप्शन इन जनरल एंड वॉल्सेज करप्शन इन पर्टिकुलरली देखें तो वॉल्से के करप्शन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इन जनरल हम अगर देखें तो एस्थेटिस्टिकल करप्शन के ऊपर इन्होंने ये वर्क्स लिखे 1521 से 1522 के बीच में। ठीक है, 3 वर्क्स की बात की गई है। देन नेक्स्ट वन इज द गार्लैंड और शैपलेट ऑफ लॉरेल। ठीक है, इट इज अ विटी प्रोजेक्शन ऑफ स्केल्टन्स प्लेस एज अ पोएट लॉरेट इन द हॉल ऑफ फेम। विटी है ये वर्क बाय नेचर। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्शन किया गया है स्केल्टन की जगह का एज अ पोएट लॉरेट इन द हॉल ऑफ फेम। देन नेक्स्ट वन इज मैग्निफिशेंस। इट वॉज composed in 1515 to 16, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, and it examines the dangers of corrupt practices prevalent in the court। कोर्ट के अंदर जो करप्शन फैल रहा था, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, उनका क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकता है और क्या डेंजर्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने ये वर्क लिखा था। सो होपफुली ये दोनों राइटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।
डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के नाम से ही पेज है, ठीक है, आप उसको जाकर फॉलो करो। एंड जो भी डाउट हो आप डीएम भी कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम मेन आईडी है वो इट्स मर्शिका 10 है, आप वहां पर भी कर सकते हो मुझे। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही। होपफुली आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव दोनों ही साबित हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, स्टडी हार्ड, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।